गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू राज क्लासेस। आज हम वैल्यूज के चैप्टर में 4th लेक्चर की बात करेंगे। हर दिन 1 घंटे का मौका मिल पाता है, इसलिए ये लेक्चर एक क्लास एक चैप्टर जो वैल्यूज का चैप्टर है वो 4 लेक्चर में बट गया। 4 से 5 घंटे की क्लास इसमें रही और हर क्लास में अलग अलग मुद्दों को हमने वैल्यूज से रिलेटेड डिस्कस किया है। चैप्टर 1 में हमने सीखा था कि वैल्यूज क्या हैं, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू समझा था सिलेबस के पर्सपेक्टिव से और वैसे, फिर जीएस पेपर में सिलेबस समझा था, फिर पीवाईक्यू समझे थे। तो अपन इस तरह करके सिलेबस समझा था क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हमने वैल्यू क्या डिनोट करती है ये देखा था। फिर उसके बाद देखा था कि रोल ऑफ वैल्यू क्या है। फिर देखा था कि वैल्यू कैसे गैदर की जा सकती हैं। फिर देखा था कि बिलीफ क्या है। फिर देखा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिलीफ क्या है। फिर देखा था कि कितने फॉर्म्स होते हैं बिलीफ के। फिर ये जाना था कि कितने टाइप्स के बिलीफ्स होते हैं। फिर जाना था कि फीचर्स ऑफ वैल्यू क्या है। फिर जाना था वैल्यू के क्लासिफिकेशन क्या है। फिर जाना था कि वेरियस टाइप्स ऑफ वैल्यूज क्या है। और फिर जानना था कि ह्यूमन वैल्यूज क्या है। और कल के लास्ट लेक्चर में हमने इसी मुद्दे पर डिस्कशन किया था कि वैल्यूज ऑफ लीडर्स, रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स एक दूसरे से क्यों अलग हैं और क्यों सेपरेटली सिलेबस में मेंशन किया गया है कि टीचिंग्स एंड लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। यहां तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली एंड सोसाइटी इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज विद देयर लिमिटेशन एंड इंपॉर्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और आज का लेक्चर है स्टेजेस ऑफ वैल्यूज। तो कितनी स्टेज में वैल्यू इनकलकेट होती है? वैल्यू डेवलपमेंट की 3 स्टेज हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल किस एज से किस एज तक चलता है ये कोई फिक्स नहीं है, ये वेरिंग है। मतलब जनरली माना जाता है कि बच्चा जब तक स्कूल जाना शुरू नहीं करता, फैमिली से स्कूल जाना शुरू नहीं करता, तब तक ये प्री कन्वेंशनल रहता है। मतलब बच्चे का जो एक्सपोजर है वो भी फैमिली की बाउंड्री के अंदर ही है, फैमिली के लोगों को ही जानता है या फैमिली के रिलेटिव 1-2 आस पड़ोस के लोगों को जानता है। और वो भी खुद नहीं जानता, उसे जनवाया जाता है, गोद में ले गए, लल्लू बेटा ये तुम्हारा चाचा, ये पापा, ये ताऊ, ये ताई, ये भाई, ये बहन, ये चचेरा भाई, ये मौसेरा भाई। इस तरह की बातें बच्चे को गोद में ले जाके घुमाया जाता है। ये प्री कन्वेंशनल का मामला है, यानी बच्चा भी खुद से कुछ नहीं कर रहा है इस सेगमेंट में। तो बच्चे को बताया जाता है ना, बेटा बेटा आ गए, हाथ मत लगाना जल जाएगा। तो ये प्री कन्वेंशनल लेवल की वैल्यू इनकलकेशन। बेटा बब्बा आ गए, राम राम करो, बब्बा बेटा आ गए, गुड मॉर्निंग करो, बेटा चाचा आ गए, नमस्कार करो, ये सब बातें बोली जाती है, दादा राम राम, दादा राम राम। तो ये वाली बातें जब बच्चा अभी फैमिली से स्कूल के बीच में है, अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया है, उस समय जो वैल्यू इनकलकेशन की जो लेवल है, स्टेज है, उसे बोलते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ वैल्यू इनकलकेशन। किस बात पर डिपेंड करती है, कैसे, इसका तरीका क्या है? तो इसका जो तरीका है वैल्यू इनकलकेशन का वो है ओबीडियंस रिवार्ड एंड डिसओबीडियंस पनिशमेंट। बच्चे से बोला कि बेटा उधर पानी है, गिराना मत, और बच्चे ने मान लिया तो शाबाशी मिलेगी। बच्चे ने मानने की बजाय फैला दिया तो बच्चे पे मार पड़ेगी। तो ओबीडियंस अगर बच्चा करता है, जैसा बताया गया वैसा करता है, तो उसे शाबाशी दी जाएगी, रिवार्ड दिया जाएगा, चॉकलेट दी जाएगी, टॉफी दी जाएगी, खिलौना दिया जाएगा, व्हाटएवर। रिवॉर्ड का मतलब यहाँ कोई ट्रॉफी नहीं है जो सचिन तेंदुलकर को या विराट कोहली को मिलती है, वैसी ही नहीं। ट्रॉफी का मतलब टॉफी दे दी, छोटी सी लॉलीपॉप लाके, चॉकलेट दे दी, कोई फल दे दिया, कोई स्वीट दे दी, या कोई और कुछ खिलौना दे दिया, तो वो रिवार्ड है। ऐसे ही डिसओबीडियंस के केस में उसे पनिशमेंट मिलेगा और सिखाया जाएगा कि बच्चे ये काम नहीं करना। तो वैल्यू इनकलकेशन में ये तरीका होता है क्या? ओबीडियंस रिवार्ड एंड डिसओबीडियंस के केस में
पनिशमेंट। सेल्फ ओरिएंटेशन होता है। सेल्फ ओरिएंटेशन है, अभी बच्चा सीख रहा है दूसरों के मदद से, अपने आप को ही जान रहा है ज्यादातर केस में। कन्वेंशनल लेवल, ये लेवल कौन सा है? आप स्कूल जाना शुरू कर चुके हो और सोसाइटी में भी इन्वॉल्वमेंट हो, अभी आप स्कूल में जाना शुरू कर चुके हो, सोसाइटी में भी एक्सपोजर आपका हो गया है, सोशल एक्सपोजर आपको हो गया है, स्कूल जा रहे हो, सोसाइटी में रह रहे हो। इसकी कोई उम्र नहीं है, पर फिर भी ऐसा माना जाता है कि 6 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक, कहीं 30 हो सकता है, किसी केस में 35 हो सकता है, किसी केस में 25 हो सकता है, तो कोई फिक्स नहीं है। 30 से 25 भी हो सकता है, कभी कभी 40 से 45 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल किस एज पे जाके मेच्योरिटी हासिल कर लेता है। जैसे बुद्ध जैसे लोगों को एहसास हो गया था 30 साल की उम्र में, लेकिन बुद्ध जैसा एहसास लोग नॉर्मली 60 साल, 70 साल, 75 साल की उम्र में जाके हासिल करते हैं। तो जब तक इंसान सोशल कंस्ट्रक्ट, सोशल नॉर्म, सोशल वैल्यूज की वैल्यू कर रहा है, उन्हीं को फॉलो कर रहा है, उन पर सवाल नहीं उठा रहा है, तो कन्वेंशनल माना जाएगा कि उसका वैल्यू इनकलकेशन की जो स्टेज है वो कन्वेंशनल है। वो सवाल उठाना नहीं चाह रहा है, वो चैलेंज नहीं कर रहा है सिस्टम को, सोशल सिस्टम को, जो एग्जिस्टिंग सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं, जैसे कास्ट सिस्टम है, मैरिज सिस्टम है और रिलीजियस सिस्टम है। आप जिस धर्म में पैदा हुए, आपने कभी सवाल ही नहीं किया कि मैं इसी धर्म का आदमी क्यों जीता रहूं और क्यों दूसरा धर्म ना अपनाऊं। आप किसी पर्टिकुलर फैमिली में हुए जिसमें कोई पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन फॉलो होती है, जैसे मान लो कोई बढ़ई के घर में पैदा हो गया, तो ये देखा उसने कि सदियों से उसके घर में बढ़ई का काम हो रहा है, तो अब अगर आपने भी खुद को बढ़ई बनाना बेहतर समझा, तो आप भी सोशल कंस्ट्रक्ट में ढल गए, जो सोशल कंस्ट्रक्ट अवेलेबल है। तो जब तक आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को चैलेंज नहीं करते हो, तब तक आपको यह माना जाएगा कि आप कन्वेंशनल लेवल ऑफ वैल्यू इनकलकेशन के कन्वेंशनल लेवल में ही हो। क्यों? क्योंकि अभी आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, सोसाइटी में जो वैल्यू सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उसको आप चैलेंज नहीं कर पा रहे हो, उनकी अथॉरिटी पे सवाल नहीं उठा पा रहे हो, उनसे बेहतर विकल्प नहीं दे पा रहे हो, तब तक माना जाएगा कि आप कन्वेंशनल लेवल में ही हो। कन्वेंशनल लेवल में हो, इसमें क्या है? इसमें इंटरपर्सनल अकॉर्ड होता है और कन्फर्मिटी होती है। कन्फर्मिटी मैंने बोला ना कि आप चैलेंज नहीं कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो कि आप फॉलो कर रहे हो। कंफर्म, कंफर्म, कंफर्म वाला नहीं, कंफर्म मतलब जो आ रहा है उसी को फॉलो कर रहे हो, जो एग्जिस्टिंग में सिस्टम है, व्यवस्था है, वैल्यू है, उसी को फॉलो कर रहे हो। दादी घूंघट करती थी, माँ भी घूंघट करती है, आप अब नई नवेली बहू बन के जाना चाहते हो, आप भी घूंघट कर रही हो, तो आप क्या शो कर रही हो? कन्फर्मिटी। दादाजी भी हिंदू थे, पिताजी भी हिंदू थे और आप भी हिंदू हो, तो क्या शो कर रहे हो? कन्फर्मिटी। दादाजी भी ब्राह्मण थे, पिताजी भी ब्राह्मण थे, आपने भी खुद को ब्राह्मण ही घोषित किया, तो आप क्या शो कर रहे हो? कन्फर्मिटी। मतलब इंटरपर्सनल अकॉर्ड और कन्फर्मिटी। इंटरपर्सनल अकॉर्ड मतलब एक दूसरे से समझौता। सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी में पीस रखना है, तो कम्युनिटी जो कह रही है वो उसको समझौता कर लो उसके साथ। अगर घूंघट की प्रथा हमारी सोसाइटी में चल रही है तो हम भी फॉलो करेंगे। ये इंटरपर्सनल अकॉर्ड होता है। और कन्फर्मिटी, सोसाइटी की बात को मान रहे हो। तो इसका तरीका ये होता है कि आप कन्फर्मिटी शो करके वैल्यू हासिल करते हो, रिस्पेक्ट हासिल करते हो। जैसे ही कोई औरत घर में नहीं आती है और वो घूंघट उखाड़ के फेंक देती है, तो सब क्या बोलेंगे? उस पर ताने कसने लगेंगे, उसकी बुराई करने लगेंगे, उसकी चुगली करने लगेंगे, उस पर छींटा कसी करने लगेंगे। ये कब होता है? जब कोई औरत कन्फर्मिटी न शो करके चैलेंज शो करती है। ऐसे ही कोई लड़का है, अगर किसी लड़के ने इंटरकास्ट मैरिज के लिए दावा ठोक दिया तो उसको मार तक दिया जाएगा, हरियाणा में हो और यूपी, बिहार, पश्चिम में हो, पश्चिमी यूपी में हो, तो आपको बहुत मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इंटरपर्सनल अकॉर्ड और कन्फर्मिटी से ये कन्वेंशनल लेवल पर आदमी वैल्यू को सीखता है। इसमें अथॉरिटी में मैटर करती है, सोशल ऑर्डर मेंटेन, मतलब इसमें रहता क्या है कि अथॉरिटी एक होती है कि सोशल अथॉरिटी है या पेरेंटल अथॉरिटी है, फैमिली अथॉरिटी है,
आप उसको हिसाब से देखते हुए क्या कोशिश करते हो कि सोसाइटी में डिस्टर्बेंस ना हो, मेंटेन रहे ऑर्डर, जो चल रहा है, जो व्यवस्था चल रही है वही चलती रहे, आप ये कोशिश करते हो। तीसरी स्टेज है वो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ वैल्यू इनकलकेशन। इसमें क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अब आदमी खुद को सोसाइटी का पार्ट ही नहीं मानता, सोसाइटी का पार्ट ही नहीं मानता, ऐसा पार्ट मानता है जो सोसाइटी को चैलेंज भी कर सकता है और बदल भी सकता है। जब आप खुद को सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर आप किस ओरिएंटेशन से वैल्यू सीखते हो? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन से। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन का मतलब है कि आप अब पार्टी हो, पार्टी हो, पार्ट नहीं। अंतर समझ रहे हो दोनों वर्ड का? जब आप पार्ट होते हो तो एक सिस्टम है, उसमें आपका कोई पर्टिकुलर रोल है, और रोल है तो ये फिक्स होगा। फंक्शनलिज्म के पर्सपेक्टिव से सोचो तो फंक्शनलिज्म के हिसाब से हर पर्टिकुलर पार्ट का, ऑर्गन का एक डेफिनेट टास्क है, फीचर है, रोल है ना, स्टेटस है, तो उसमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर फेफड़ा बोले कि भाई मैं हवा को जो ट्रांसफर करता हूं, हवा के साथ खेल, वो नहीं करूंगा, ऐसे दिल बोले कि मैं धड़कूंगा नहीं, खून को पंप नहीं करूंगा, कुछ और करने का मन है, तो क्या सिस्टम काम कर पाएगा? नहीं। तो उस केस में दिल किस तरह बिहेव कर रहा है? पार्ट के तौर पर। लेकिन सोसाइटी को ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करना गलत है, क्योंकि सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? ह्यूमन बीइंग, जिसके पास क्या है? अपना रेशनल, अपना कॉन्शियस, अपनी चेतना है। अपनी चेतना वाले आदमी के साथ ये दिक्कत रहती है कि वो आपको एज इट इज फॉलो नहीं कर पाएगा। उसकी चेतना जिस दिन जाग जाएगी, वो उस पोजीशन को, उस सोशल स्टेटस को छोड़ देगा, उस गांव को, उस घर को, उस जगह को, उस रिलेशन से तोड़ देगा। तलाक होता है, क्यों होता है तलाक? क्योंकि दो लोग आपस में जुड़े और उनकी कंसाइस ने बाद में जाके ये जवाब दिया कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर यही पार्ट होते, अभी यहां पार्टी थे इसलिए तलाक हो गया, लेकिन पार्ट होते तो क्या टूट पाते? नहीं टूट पाते। तो पार्टी होने का मतलब है कि सोसाइटी एक तरफ है, इधर सोसाइटी है और इधर आदमी, मैन या वुमेन जो भी है। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर आदमी सोसाइटी से पार्टी बन जाता है, इक्वल पार्टी है, दोनों बराबर की पार्टी है। अब यहां ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये सोसाइटी में रहना चाहेगा और कंट्रीब्यूट करना चाहेगा तो ये अपनी शर्तें लगाएगा कि भाई मैं इन शर्तों के साथ रहूंगा। इस लेवल को कौन हासिल करते हैं? रिफॉर्मर्स। राजा राम मोहन राय ने तय किया कि मैं सोसाइटी में रहूंगा, तो कैसे? जब इस सोसाइटी में मेरे रहने का मतलब तभी पूरा होगा जब सती प्रथा खत्म हो जाएगी। ऐसे ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर चले गए। उन्होंने बोला कि चाइल्ड मैरिज ना गलत है, ऐसी सोसाइटी में मैं नहीं रहना चाहूंगा जिसमें चाइल्ड मैरिज होती है, तो उन्होंने चाइल्ड मैरिज को खत्म करवाया, है ना। ऐसे ही हर सोशल रिफॉर्मर ने पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर जाके वैल्यूज का इजाद किया, वैल्यूज को क्रिएट किया, वैल्यूज को प्रमोट किया। तो ये कैसे होता है? जब आदमी खुद को सोसाइटी के संदर्भ में क्या माने? पार्टी, और पार्टी भी कौन सी? इक्वल पार्टी। तो यहां सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहां होता है? दो पार्टीज के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये बात अलग है कि एक पार्टी बड़ी है, एक पार्टी छोटी है, लेकिन उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के केस में दोनों पार्टीज की बार्गेनिंग पावर इक्वल होती है। जैसे कल को कोई एक छोटी सी कंपनी ए है,
और एक कंपनी अडानी जी की है इतनी बड़ी, ये कंपनी चाहती है इसको बेचना खुद को, तो ये जो शर्तें होंगी ये इन दोनों की म्यूचुअली डिसाइडेड होंगी कि नहीं होंगी? जब तक इसका स्टेक शामिल है ये इक्वली की पार्टी होगा। अडानी साहब ये नहीं बोल सकते कि तू 5 रुपए में दे दे मुझे। अगर ये 5,000 करोड़ मांगेगा तो अडानी को अगर पड़ता खाएगा तो खरीदेगा, नहीं खाएगा तो मना कर देगा। कोई फोर्स थोड़ा ना कर सकता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कम से कम कंटेक्स्ट में पार्टीज इक्वल पावर रखती हैं, इक्वल से रखती हैं। तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर इंडिविजुअल और सोसाइटी इक्वल हो जाते हैं। और होता क्या है, सोसाइटी जितना इसे मोल्ड करती है उतना ही ये सोसाइटी को फोल्ड करता है। सोसाइटी बोलेगी कि भाई तू पैट्रियार्कल फॉलो कर, पैट्रियार्कल माइंडसेट फॉलो कर, यानी अपनी बीवी को शांत रख, बहुत ज्यादा बोलती है। ऐसी कहानियां सुनी होंगी आपने अपने घरों में, अपने मोहल्लों में देखना। अक्सर ये लोग बोलते रहते हैं कि उसकी बीवी, फलाने की बीवी बहुत बोलती है, फलाना भी बहुत जाती है इधर, कंट्रोल करो इसे, कंट्रोल करो। तो ये सोसाइटी बोल रही है उसे। लेकिन अगर ये मैन जो इंडिविजुअल है, अगर ये खुद को पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे पहुंच चुका है तो बोलेगा भाई सोसाइटी तो लिबरल हो जाना, मेरी बीवी को स्पेस दे एक्सप्रेस करने का। ये इंडिविजुअल बोलेगा। तो सोसाइटी बोल रही है कि तू पैट्रियार्कल हो, कंजर्वेटिव हो जा। तो आदमी क्या बोल रहा है, सोसाइटी साहब ऐसा करो, आप थोड़े लिबरल हो जाओ, क्रिएट मोर स्पेस फॉर द डाइवर्सिटी। क्यों ऐसा चाहते हो? इसीलिए तो सोसाइटीज में रिफॉर्म होते हैं। सोसाइटीज में रिफॉर्म क्यों होते हैं? उन लोगों की वजह से जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर जाके वैल्यूज को सीखते हैं और समझते हैं। समझ में आया पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर वैल्यू सीखना, समझना क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो ये 3 स्टेजेस हैं वैल्यू इनकलकेशन के। हमने तीनों को समझ लिया एक एक करके। पोस्ट कन्वेंशनल का आधार क्या होता है? जब पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे स्टेज पे जाके हम वैल्यू सीखते हैं तो वहां यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल फॉलो करने होंगे ना। आप लिबरलिज्म चाह रहे हो, वुमेन को आजादी चाह रहे हो, दलितों का एम्पावरमेंट चाह रहे हो, इक्वल ट्रीटमेंट टू दलित चाह रहे हो, वुमेन चाह रहे हो। तो ये कब हो सकता है? ट्राइब्स का इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल एम्पावरमेंट हो, ये चाह रहे हो तो कैसे? आपका बिलीफ है कि ह्यूमनिज्म इज अ गुड आइडिया, इक्वलिटी इज अ गुड, लिबर्टी इज गुड फॉर ऑल। तो आप एथिकल, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तभी आप पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर वैल्यूज को इनकलकेट कर सकते। तो इसकी कोई फिक्स उम्र नहीं है। कुछ लोग इसे 20 पर भी हासिल कर सकते हैं, कुछ 30 पर हासिल कर सकते हैं, कुछ 40 पर, कुछ को 60 हो सकती है, किसी को 90 हो सकती है और किसी को मौत तक नहीं हो सकती। मतलब मौत हो जाएगी तभी भी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर नहीं जा सकेंगे। इसलिए पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर जाने के लिए न कोई फिक्स उम्र है, और जा भी बहुत रेयर केस में 1% से भी कम, लेस देन 1% लोग ही पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर वैल्यू को सीख पाते हैं और प्रमोट कर पाते हैं। इसीलिए तो सोसाइटी में ट्रेडिशन का डोमिनेंस रहता है। आप गर्व से बोलते हो हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम पारसी हैं, हम जैन हैं। ये क्यों बोलते हो? क्योंकि आप ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हो। मतलब मेजॉरिटी जो है वो क्या कर रही है? ट्रेडिशन को फॉलो कर रही है। जब कोई मेजॉरिटी ट्रेडिशन को फॉलो कर रही है, मतलब जो एग्जिस्टिंग सोशल कंस्ट्रक्ट है, समझ पा रहे हो ना? सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है? परंपराएं जो सोसाइटी में ऑलरेडी हैं, जो समाज ने बनाई हैं अपने लिए। सोशल कंस्ट्रक्ट से मतलब घूंघट प्रथा, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, दहेज, मृत्यु भोज, जातिवाद, जातिगत विवाह, ये सब चीजें सोशल कंस्ट्रक्ट है, मतलब सोसाइटी ने बनाई है। तो सोशल कंस्ट्रक्ट को आप फॉलो कर रहे हैं तो ट्रेडिशन तभी जीवित रह सकता है जब मेजॉरिटी ट्रेडिशन को फॉलो करे। और अगर ट्रेडिशन जीवित है, इसका मतलब इंडिकेशन यह है
कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर वैल्यूज को सीखने वाले लोग बहुत कम हुए उस कम्युनिटी में, तभी तो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। अगर मान लो वैदिक पीरियड में जनेऊ शुरू हुआ, सपोज, हो सकता है मैं फैक्चुअली गलत हूं, जनेऊ का जो प्रारंभ है वो पहले भी हुआ हो सकता है और बाद में भी हुआ हो सकता है, मुझे पता नहीं। मान लो पर्टिकुलर वैदिक काल नहीं कहता, एंशिएंट हिस्ट्री में कभी शुरू हुआ, कम से कम 2000 साल पहले तो शुरू हुआ, ऐसा मान सकते हैं। 1000 साल पहले, 2000 साल पहले अगर शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है 2024 तक, तो जनेऊ का 2000 साल तक कंटिन्यूटी में रहना यह शो करता है कि इस ट्रेडिशन पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। सवाल नहीं उठाया मतलब किसी ने इस स्तर पर जाकर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर वैल्यू इनकलकेशन नहीं किया। अगर किया तो वो डोमिनेंट नहीं हो पाया, वो अपनी बात से सोसाइटी को सहमत नहीं कर पाया, कन्विंस नहीं कर पाया, इसलिए वो चेंज नहीं कर पाया। तो ये क्या बताता है, कन्वेंशनल लेवल का वैल्यू इनकलकेशन समाज में होगा कि आपने क्या किया, सोसाइटी के ट्रेडिशन को फॉलो किया, कंफर्मिटी दिखाई, चैलेंज नहीं कर रहे हो वैल्यू सिस्टम को, आप लॉजिक लगा के उसको चैलेंज ना करके उसे फॉलो कर रहे हो अच्छा मानकर, तो मतलब आप कन्वेंशनल लेवल पर हो। वैल्यू इनकलकेशन की स्टेज जो है, सेकंड स्टेज जो कंफर्मिटी शो करती है, वहां हो आप। अगर आपको पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर वैल्यू सीखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी ट्रेडिशंस हैं उनको लॉजिक और इलॉजिक के बेस पे बांटकर उन पर चैलेंज करना पड़ेगा, जो इरेशनल हो, इलॉजिकल हो और फालतू में, जो आपको ऑर्थोडॉक्स बनाती हूं। ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़वादी बनाती। जैसे तुम्हें नहीं पता ना कि शनिवार को बाल क्यों नहीं कटाने चाहिए, मंगलवार को बाल नहीं कटाने चाहिए, तुमसे कहते होंगे घर वाले। हिंदू सोसाइटी में अक्सर ऐसा सुना जाता है कि मंगल को मीट नहीं खानी, मंगल को हनुमान जी का दिन है, जो भी दिन है उस दिन मीट नहीं खानी। तो कभी आपने सवाल किया कि बुध को क्यों नहीं मतलब मना करते लोग, मंगल को क्यों करते हो, और इसके पीछे जो लॉजिक ये लगा रहे हैं क्या वो लॉजिक सही है? तो लॉजिकल फैलेसी को आप चैलेंज न करके एक्सेप्ट कर लेते हो, यही कन्वेंशनल लेवल ऑफ वैल्यू इनकलकेशन। अगर आप लॉजिकल फैलेसी, जो लॉजिक लगाया, गलत लॉजिक लगाया जा रहा है कि मंगल को मीट नहीं खानी चाहिए, मंगल को अंडा नहीं खाओ, शनिवार को खाओ या रविवार को खाओ, तो भैया क्यों? संडे भी उसी भगवान का बनाया हुआ है जिसने मंगल को बनाया है, और संडे को भी एक जीव की जान जानी है खाओगे तो, और मंगल को भी जान जानी है। जब दिन सब सेम है, समान है, और मरने वाले की जान भी समान है, तो इस बात में फर्क करना कि मंगल को खाना चाहिए शनिवार को या रविवार को नहीं, या मंगल को नहीं खाना चाहिए शनिवार और रविवार को खाना चाहिए, तो ये लॉजिक कितना लॉजिकल है? इलॉजिकल है। अगर ये इलॉजिकल है और आपने फिर भी इसे फॉलो किया, तो आपने क्या किया, कन्वेंशनल लेवल ऑफ वैल्यू इनकलकेशन पे हो आप, अभी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर नहीं पहुंचे। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर आपको पहुंचना तो क्या करना पड़ेगा, पूछोगे आप अपने परिवार से, अपनी सोसाइटी से, चैलेंज करोगे, बोलोगे भाई ये बता, अगर मीट खाना मंगल को गलत है, तो ये मीट खाना इतवार को सही कैसे हो जाता है, मुझे एक बात बता दे। तो ऐसे लॉजिक आप सवाल उठाओगे, समाज को कन्विंस कर लोगे, तो आप पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर चले जाओगे। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर जाने वालों के 2-4 के नाम बता देता हूं, महात्मा बुद्ध, अंबेडकर, महावीर जैन, गांधी जी, और जो भी नाम आपको याद आए। बहुत से सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं। तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर जाने वाले रेयर पीपल होते हैं, यही सोशल रिफॉर्मर्स बनते हैं, लीडर्स बनते हैं। ठीक है, चलो यहां तक समझा पाया मैं तीनों। प्री कन्वेंशनल लेवल, बच्चा है, बच्चे का अपना कोई दिमाग नहीं है, घर वाले
घर वालों के सहारे वो बाहर जा रहा है, घर वालों को उसे बताया जा रहा है कि ये आग है, ये पानी है, ये चाचा है, ये ताऊ है, इनको रामा रामा करना होता है ना, इनके पैर छूने होते हैं। बच्चा अभी खुद नहीं समझ रहा है इन सब चीजों का, तो अभी उसका कोई रोल नहीं है, उसका अपना, बाहर से उस पर सारी वैल्यूज इम्पोज करी जा रही है। तो यह है प्री कन्वेंशनल। अब बच्चा घर से बाहर निकल के स्कूल जाने लगा है, सोसाइटी में खेलने जाने लगा है गलियों में, अब वो वहां सीख रहा है, गाली सीख रहा है, या राम राम करना सीख रहा है, या जो भी सीख रहा है, कोऑपरेशन सीख रहा है, टॉलरेंस सीख रहा है कि झगड़ने से कुछ नहीं होगा। तो ये है कन्वेंशनल लेवल। और ये कहां तक चलेगा? जब तक आप में मेच्योरिटी नहीं आती। 99% लोग मेच्योरिटी हासिल करने से पहले ही टपक जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि मेच्योरिटी क्या होती है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल क्या होता है। 99.99% लोग कन्वेंशनल लेवल में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी सोसाइटी की वैल्यूज ट्रेडिशंस को चैलेंज कर ही नहीं पाते, वो सोच ही नहीं पाते कि कास्ट में कास्ट के भीतर मैरिज करना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसको चैलेंज क्यों नहीं किया जाना चाहिए। वो नहीं समझ पाते कि हिंदू धर्म में पैदा हुए तो क्यों हिंदू धर्म में ही मरना जरूरी है, अगर कोई धर्म दूसरा अच्छा है तो क्यों उसमें नहीं जाना चाहिए। वो नहीं समझ पाते कि पारसी धर्म में अगर पैदा हुए तो ऐसी क्या खासियत है कि पारसी धर्म में कंटिन्यू करें, न क्यों इस्लाम या बौद्धिज्म या जैनिज्म अपना ले। तो कितने लोग हैं जो अपनी कॉन्शियसनेस से अपना धर्म, अपनी जाति, अपना ट्रेडिशन, अपना ड्रेसिंग पैटर्न, अपना ईटिंग हैबिट बदल ले, ऑक्यूपेशन तक नहीं बदल पाते। बढ़ई का बेटा 1000 सालों से बढ़ई ही चला आ रहा है। तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर पहुंचने वाले बहुत कम हुए, और जो हुए वही रिफॉर्मर कहलाए, महान कहलाए। तो समझ पाया? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, 3 स्टेजेस क्लियर। चलिए आगे समझते हैं। अब समझते हैं रोल ऑफ फैमिली। वैल्यू इनकलकेशन में रोल ऑफ फैमिली ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स। तो जो रोल ऑफ फैमिली है वैल्यू इनकलकेशन में, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या टेक्निक यूज करती है फैमिली। अगर किसी फैमिली में कोई बच्चा है तो वो किन किन टेक्निक से वैल्यू इनकलकेट कर सकती है, आइए समझते हैं। पहला है इमोशनल कनेक्ट। माता जी से जो कनेक्ट होता है ना, वो अलग ही लेवल का। पिताजी से जो कनेक्ट होता है वो अलग लेवल का। भाई से जो कनेक्ट होता है, तूने मेरी बाइक क्यों छीन ली, तूने मेरा खिलौना क्यों ले लिया, ये अलग तरह का कमेंट है। और बहन अगर बड़ी है उससे अलग तरह का कनेक्ट होगा, और छोटी है तो दूसरी तरह का कनेक्ट होगा। मतलब बड़ी वाली से पिटने का कनेक्ट है और छोटी वाली को पीटने का कनेक्ट रहता है। तो हर बात पे मार देगा ना लड़का, आजाद होता है इन ज्यादातर केस में छोटी बहन को पीटता रहता है हर बात पे, ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। एक इमोशनल कनेक्ट रहता है भाई बहनों में, भाई भाइयों में, माँ बेटे में, और बाप बेटे में, एक इमोशनल कनेक्ट रहता है। इमोशनल कनेक्ट के थ्रू वैल्यू इनकलकेट कराई जाती है। बेटा मेरी बात नहीं मानेगा, अक्सर ऐसा सुना होगा, भैया मेरी बात नहीं मानोगे तुम। अगर छोटा भाई है तो बेटा तू मेरी बात नहीं मानेगा, क्यों भाई मेरी बात नहीं मानेगा, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। तो ये एक जो इमोशनल कनेक्ट है, मोदी जी की तरह बोलते हैं ना, मोदी जी भारत मेरा परिवार है, और असम में चले गए तो बोले कि असमियों से तो मेरा असम अलग तरह का रिश्ता है। तो वो जहां जहां जाते हैं, गुजरात में चले जाए तो वहां अलग तरह का रिश्ता क्रिएट कर लेते हैं, असम में चले जाए तो वहां अलग क्रिएट कर लेते हैं, इलाहाबाद में आ जाए तो अलग ही लेवल का रिश्ता क्रिएट कर लेते। तो वो एक इमोशनल कनेक्ट होता है। तो इमोशनल कनेक्ट के थ्रू वैल्यू क्रिएट, वैल्यू इनकलकेट फैमिली करती है। समझ में आया? दूसरा होता है फैमिली इज फॉरएवर। तो बच्चा जिस दिन से पैदा होता है और आखिरी दिन जब तक वो मरता है, किसी न किसी रूप में फैमिली में ही रहता है। ये बात अलग है कि शादी तक एक फैमिली में रहा, शादी के बाद उसने अपनी अलग फैमिली बसा ली, फिर शादी के अपने बच्चों के बाद अलग फैमिली में रहना पड़ गया, 3 फैमिली चेंज हो गई एट मोस्ट। तो तीनों फैमिली में रहा तो जीवन भर वो फैमिली में ही। तो अगर कोई आदमी किसी पर्टिकुलर सेटअप में जीवन भर रह रहा है, पूरी उम्र भर, तो वो वहां से बहुत सी चीजें सीखेगा। तो फैमिली फॉरएवर हर बार कुछ ना कुछ वैल्यू सिखाएगी। मान लो बचपन में आप जब हो तो आपको सिखाया जाएगा कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मतलब बेटा 4 बच्चे हैं, अब चारों को तो एप्पल प्रो मैक्स 14, 15 तो दिलाया नहीं जा सकता। बड़ी वाली से बोला जाएगा, मतलब सबसे बोला जाएगा कि जो ग्रेजुएशन में A ग्रेड लाएगा उसको एप्पल का फोन दिलाया जाएगा। जो 12th के बाद IIT क्रॉस कर लेगा उसको लैपटॉप दिलवा दिया जाएगा। तो बाकी 3 तो रह गए पीछे,
है कि नहीं है? तो अलग अलग तरीके से वैल्यू इनकलकेट करी जाती है। और अगर लेवल में चले जाते हो बड़े, तो पिताजी बन जाते हो आप, अभी बच्चे थे पिताजी बन गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, यहाँ आपको अलग तरह की वैल्यूज फॉलो करनी पड़ेंगी कि किस तरह से की सेफ्टी करी जाए, किस तरह केयर करी जाए अपने बच्चों की, बीवी की। तो इस तरह की वैल्यूज आप फैमिली में सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन, आप फैमिली में रहते हो, चीजों को सीखते हो ऑब्जर्वेशन के। पिताजी ऐसा कर रहे हैं तो बच्चा भी वैसा ही कर रहा है। चोर के घर में अक्सर देखा होगा कि चोरी पैदा होती, ईमानदार फैमिलीज में अक्सर देखा होगा ईमानदार बच्चे पैदा होते। वेजिटेरियन फैमिलीज में रेयर केस में देखा जाता है कि नॉन वेजिटेरियन बच्चा निकल गया। जो नॉन स्मोकिंग फैमिलीज होती हैं उनमें रेयर केस में ऐसा देखा जाता है कि बच्चा स्मोकर निकल आया, है ना। और ड्रग एडिक्ट्स की फैमिली है तो क्या उम्मीद कर सकते हो कि उसमें कोई नॉन वेजिटेरियन पैदा हो जाएगा, बेसड़ो तो नहीं होगा ना। तो वही वाली बात है कि ऑब्जर्वेशन से जैसा बच्चा या मेंबर देखता है वो खुद करने लगता है। अगर आप दो मतलब घर में 4 मेंबर हैं, 4 मेल मेंबर हैं, 4 में से 3 गुटखा खाते हैं, तो क्या ये उम्मीद करी जा सकती है कि जो चौथा आएगा वो गुटखा नहीं खाएगा? नहीं। लेकिन अगर 3 ऐसे हैं जो गुटखा नहीं खाते, तो चौथा खुद ये सोचेगा कि मेरी फैमिली में कोई गुटखा नहीं खाता तो मैं क्यों खाऊं। इस तरह की बातें ऑब्जर्वेशन से आदमी फैमिली में सीखता है। तो ये टेक्निक हो गई 3, कैसे? इमोशनल कनेक्ट से, फैमिली फॉरएवर है इसलिए, और ऑब्जर्वेशन से वो सीख सकता है। वैल्यू इनकलकेशन के टेक्निक हो गए। अब वो जो फैमिली है वो वैल्यू इनकलकेट में इतनी सबल क्यों, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? तो स्ट्रेंथ भाई फर्स्ट प्लेस ऑफ सोशलाइजेशन है। मतलब आदमी जब पैदा होता है, पर्सन जब पैदा होता है तो फैमिली में ही होता है, तो यहां से ही उसका सोशलाइजेशन शुरू होता है। सोशलाइजेशन मतलब लर्निंग ऑफ सोशल वैल्यूज। जब लर्निंग ऑफ सोशल वैल्यूज का पहला प्लेस फैमिली होता है, क्योंकि जो कुछ वो सीखना जानना शुरू करता है वो कहां से शुरू करता है? फैमिली से। इसलिए फैमिली की वैल्यू इनकलकेशन में बहुत ज्यादा है। तो स्ट्रेंथ ये है कि ये फर्स्ट प्लेस है फॉर सोशलाइजेशन। दूसरा फायदा ये है कि ये जो भाई फैमिली है वो एक न एक रूप में हमेशा रहने वाली है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर फैमिली की वैल्यू अच्छी होंगी तो ओबियस है कैंडिडेट के अंदर भी अच्छी वैल्यूज आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर फैमिली वैल्यू ही खराब है, आपने इसीलिए देखा होगा कि ऑर्थोडॉक्स कहां पैदा होते हैं? ऑर्थोडॉक्स कहां पैदा होते हैं? एक फैमिली ऑर्थोडॉक्स है तो उसमें बच्चा पैदा हुआ, वो क्या बनेगा? इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो ऑर्थोडॉक्स बनेगा। जिस फैमिली में जातिवाद ज्यादा खेला जाता होगा, उसके बच्चों से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो लिबरल हो। लेकिन अगर लिबरल फैमिली है, वहां जाति धर्म खान पान को लेके बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहां आप देखोगे कि बच्चे भी लिबरल होते हैं। अंतर अगर देखना है, बहुत ज्यादा विजुअलाइज करना है, तो एक रूरल फैमिली ले लो और एक अर्बन फैमिली ले लो। कास्ट एक ही ले लेते हैं, ब्राह्मण, और यहां भी ब्राह्मण। ये रूरल सेटअप में रहने वाले ब्राह्मण हैं, धार्मिक लोग हैं, रिलीजियस पीपल है। ये भी ब्राह्मण है लेकिन कैरियर ओरिएंटेशन है। कैरियर ओरिएंटेशन है, इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली कि जूता बनाने में इनका बिजनेस अच्छा चलेगा तो ये जूता बनाने का काम शुरू कर दें। इनकी फैक्ट्री होंगी, जूता बनाने की फैक्ट्रियों के मालिकों के नाम देखना कभी, अपर कास्ट से ही मिलेंगे। लेकिन गांव का ब्राह्मण जूते के काम को गलत समझेगा और बोलेगा कि हमारी कास्ट का नहीं। अब इस फैमिली में जो बच्चा पैदा होगा उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा? ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स होगा मतलब सारी रेस्ट्रिक्शन जो इसकी फैमिली में ट्रेडिशंस में आ रही होंगी कि अपनी कास्ट में शादी करनी है, दूसरी कास्ट के आदमी से मिलना नहीं है, नीची कास्ट के साथ बैठना उठना नहीं है ना, पर्टिकुलर टाइप से शादी करनी है, जनेऊ धारण करना है, मंदिर जाना है, टीका लगाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, मंगल को व्रत रखना है,
बृहस्पति को पीले कपड़े पहनने, शनिवार को काले कपड़े पहनने, फलाना ढिमका जो भी है। उत्तर को तरफ पैर करके नहीं सोना है, दक्षिण की तरफ गर्दन नहीं होनी है, शनिवार को जगना नहीं है, सुबह मुहूर्त में जगना है, सूर्य प्रकाश जो भी नमस्कार करना है, ये सब बातें कौन करेगा? ये रूरल सेटअप का ब्राह्मण। लेकिन यही ब्राह्मण अर्बन सेटअप में जब पहुंच जाता है तो ये रात को सोएगा ही 3 बजे, जगेगा 10 बजे, सूर्य प्रणाम कब करेगा? सूर्य नमस्कार करने का टाइम है इसके पास? तो भाई ये भी ब्राह्मण, इसके पास टाइम ही नहीं है। ये लिबरल फैमिली का है, ये बोलता है कैरियर मैटर्स, भैया मनी मैटर्स। अब चाहे वो ढाबे से आए या पढ़ाने से आए या जूते से आए, शादी के मामले में ये जो शादी के लिए पार्टनर होता है उसे एक पार्टनर समझता है, और पार्टनर की जाति धर्म लिंग नहीं देखता। LGBTQ कम्युनिटी आ रही है आजकल, ये कम्युनिटी क्यों पनप रही है? लिबरलिज्म की वजह से। अब ये लोग नहीं मानते कि शादी के लिए 2 अपोजिट जेंडर का होना ही जरूरी है। लिबरल इतने ज्यादा हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि भाई एक मैन से शादी कर सकता है, तो लिबरल फैमिली बोलेगी करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इंडिविजुअल चॉइस है, लिबर्टी है, फ्रीडम है, करो, क्या दिक्कत है किसी को? प्राइवेट स्पेस में कोई कुछ भी कर सकता है। तो ये इस तरह के ओरिएंटेशन के साथ होंगे, तो ब्राह्मणी। तो हमने देखा कि भैया फैमिली में जैसे जैसी वैल्यू सिस्टम फॉलो होता है, फैमिली के लोग, फैमिली में नए जुड़ने वाले मेंबर उसी वैल्यू पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगर एक लिबरल फैमिली है तो उसमें आने वाला नया मेंबर लिबरल होगा, और एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली है तो बहुत ज्यादा चांस है, 99% चांस है कि बच्चा भी ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज में भरोसा करेगा। भाई जब पिताजी रोज चंदन का तिलक लगा के सुबह शाम रामायण गाएंगे तो बच्चा कैसे उसे गलत कह पाएगा? क्योंकि हर बच्चे के लिए पिता महान होता है, सही होता है, अच्छा होता है। तो जैसा पिताजी कर रहे हैं वैसे ही जनता करेगी। तो ये केस रहता है, ठीक है। फैमिली वैल्यू सिस्टम में हमने देखा, स्ट्रेंथ में दूसरी स्ट्रेंथ समझी थी हमने कि फैमिली इज फॉर एवर, इसलिए वैल्यू इनकलकेशन में फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तीसरा, फैमिली में आदमी ज्यादातर जीवन के ज्यादातर हिस्से को गुजारता है। आप जब से पैदा होते हो और जब तक मरते हो उस बीच के दौर में देखो कि आपका मोर देन 60% लाइफ का हिस्सा जो टाइम है वो आपका फैमिली में जाता है, मोर देन 60%। क्योंकि आप अगर रेगुलर स्कूल जाने वाले बच्चे हो तो 5 से 6 घंटे बाहर रहोगे डेली के बेसिस पे, और बाद में अगर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है तो 9 से 10 घंटे बाहर रहोगे ऑन एन एवरेज। बाकी टाइम आप घर में ही हो। 24 घंटे में से यहां आपके पास 18 घंटे डेली के बच रहे थे 20-25 साल की उम्र तक, और 9-10 घंटे जब आप एम्प्लॉयड हो तो आपके पास 14 घंटे डेली घर के लिए ही बच रहे हैं। तो क्लियर है कि आदमी अपने जीवन का मोर देन 60% हिस्सा कहां व्यतीत करता है? अपनी फैमिली में, अपने घर में। और आदमी जिस माहौल में रहता है ज्यादातर टाइम, बहुत उम्मीद यही होती है 99% केसेस में कि वो उसी सेटअप की वैल्यूज को सीखता है और प्रमोट करता है, सही मानता है। जैसे एक फैमिली है रूरल एरिया और एक फैमिली है अर्बन एरिया। एक कैंडिडेट ए इस फैमिली में है और एक कैंडिडेट बी इस फैमिली में। मान के चलते हैं कि ये भी 14 घंटे घर में रह रहा है और ये भी 14 घंटे। तो अगर रूरल सेटअप में है तो रूरल सेटअप की जो वैल्यू सिस्टम है, जैसे कास्ट है, रिलीजन है, वेजिटेरियनिज्म है, और कपड़े पहनने का जो सिस्टम है वो, वियरिंग्स हैं, इन सब को लेकर एक माइंड सेटअप होगा इस फैमिली का, और इस फैमिली से इसका माइंड सेटअप एकदम अलग होगा। तो ये कास्ट को नहीं मानेंगे, ये रिलीजन को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ये वेज नॉन वेज में फर्क ज्यादा नहीं करेंगे, और ये ड्रेसिंग पैटर्न पर भी कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। लड़की का मन
वो शॉर्ट्स पहने, फुल जीन्स पहने, कटी जीन्स पहने, फटी जीन्स पहने, बच्चा वेज खाए, नॉन वेज खाए, दारू पिए, कुछ भी करे, बच्चे की लिबर्टी 18 साल से ऊपर का। तो ये फैमिली, यहां जो बच्चा लर्निंग कर रहा है वो लिबरल हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसी फैमिली में रह रहा है जहां कास्ट को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, जहां रिलीजन को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, जहां वेज और नॉन वेज में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। तो ऐसी फैमिली में जब बच्चा आगे बढ़ेगा, पलेगा, तो वो लिबरल ओरिएंटेशन का होगा। जबकि इस तरह की फैमिली में जो बच्चा अपना ज्यादातर टाइम दे रहा है वो ऑर्थोडॉक्स बन जाएगा। समझ रहे हो? तो बच्चा कहां से सीख रहा है? फैमिली से। तो ज्यादातर टाइम आदमी फैमिली में रहता है, इसलिए फैमिली एक इंपॉर्टेंट टूल है किसका? सोशलाइजेशन का या वैल्यू इनकलकेशन। अगला, प्रेजेंस ऑफ ट्रस्ट अमंग मेंबर। फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है। अक्सर ऐसा माना जाता है ना कि माँ बाप ने जो कहा वो सच्ची होगा, माँ बाप ने हमें कोई शिक्षा दी वो अच्छी होगी। यही तो बताया फैमिली वैल्यूज फॉलो करता हूं मैं, बड़े गर्व से कहता हूं। तो बड़े गर्व से कहने से पहले ये तो सोच लो कि जो वैल्यू आपको फैमिली ने दी वो वैल्यूएबल भी है या नहीं। वैल्यू फैमिली से पाई आपने घूंघट की, कि घूंघट सही है, तो आपने अगर एज इट इज मान लिया तो इसमें गर्व करने जैसी कोई बात है नहीं। फैमिली में कोई वेजिटेरियन था, सब वेजिटेरियन थे, आपने भी सीख लिया वेजिटेरियन होना, और आपको ये नहीं पता है कि वेजिटेरियन होना क्यों इंपॉर्टेंट है, तब तक वो वैल्यू इनकलकेशन किसी काम का नहीं है। तो ट्रस्ट होता है फैमिली के मेंबर पर, ज्यादा सवाल नहीं उठाते हैं फैमिली के मेंबर्स पर, इसलिए वैल्यू इनकलकेशन में फैमिली का रोल क्रिटिकल हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्जर्व प्रोग्रेस माइन्यूटली। फैमिली बड़ी माइन्यूटली आपकी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व कर सकती है। बच्चे ने सीखा नहीं सीखा, मैंने कल इसे सिखाया था राम राम करना, आज दद्दा को राम राम किया, चाचा को राम राम क्यों नहीं किया? तो माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकती है फैमिली। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 घंटे की क्लास रहती है, 1 घंटे में केमिस्ट्री, 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे में कुछ और, तो उसमें माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन बहुत पॉसिबल नहीं होता है। तो माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकती है, इसलिए भी जरूरी है। वीकनेस क्या है फैमिली की? वैल्यू इनकलकेशन में वीकनेस क्या है? तो देखिए, इट कैन प्रमोट रेग्रेसिव एंड अनजस्ट वैल्यूज। सारी वैल्यूज मैंने पहले बता दी है, घूंघट हुआ, वेजिटेरियनिज्म के पीछे इलॉजिकल चीजें, कास्टिज्म हुआ, रिलीजन हुआ, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी हुई, ये सारी वैल्यू जो रिग्रेसिव है, अनजस्ट वैल्यू है। अनटचेबिलिटी कहां से सीखता है बच्चा? फैमिली से सीखता है ना। दादाजी उस उम्र के लोगों के साथ अनटचेबिलिटी करेंगे, बाप उस अपनी उम्र के साथ के लोगों के अनटचेबिलिटी का, बच्चा अपने लेवल के साथ अनटचेबिलिटी करेगा। तो अनटचेबिलिटी जैसी कुप्रथाएं, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज बोलते हैं जैसे, ये सब बातें कहां से आती है? फैमिली से आती है। तो फैमिली ही तो सिखाती है सब रिग्रेट्स, वैल्यू। और दूसरा, फैमिली ज्यादातर केस में कन्वेंशनल होती है, ट्रेडिशनल ओरिएंटेशन की होती है। फैमिलीज को लगता है कि सोशल वैल्यूज को फॉलो करना ज्यादा बेहतर है, तो वो सोशल वैल्यूज को फॉलो करती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनमें सवाल उठाना। जैसे सती प्रथा, सती प्रथा सोशल लेवल पे कब हो सकती है? जब पूरी सोसाइटी उसे मान ले। और ये सोसाइटी है ही क्या? कलेक्शन ऑफ फैमिलीज तो है। कलेक्शन ऑफ फैमिलीज है कि नहीं है? तो कलेक्शन ऑफ फैमिली क्या कर रही है? किसी वैल्यू को प्रमोट कर रही है। और ये भूल जाती है, फैमिलीज भूल जाती है कि किन वैल्यूज को प्रमोट करना है और किन को डिफाई करना है। क्यों? क्योंकि ये सोशल प्रेशर में काम करती हैं। सोसाइटल प्रेशर होता है फैमिलीज के ऊपर, नामवरी होगी, अच्छा होगा, तब फैमिली में भाई तुम्हारी बच्चे ने, मतलब इज्जत की बात नहीं रहती है। अगर बच्चा इंटरकास्ट मैरिज कर ले या फैमिली की वैल्यूज के अगेंस्ट चला जाए, तो फैमिली बच्चों को कंपेल करती है कि भैया इंटरकास्ट मैरिज मत करना, अपनी कास्ट में मैरिज करना, किसी और धर्म की लड़की से शादी मत कर लेना, वेज खाना, नॉन वेज मत खा लेना, दारू मत, जैसी भी बातें हैं। तो फैमिली सोशल प्रेशर में काम करती है, और फैमिली ये रिकॉग्नाइज करना भूल जाती है कि जो वैल्यू वो प्रमोट कर रही है, इनकलकेट कर रही है, वो कितनी सही। जिन फैमिलीज में वैल्यूज को चैलेंज किया गया, आज वो फैमिली बड़े महान काम कर रही है। जैसे एक अच्छा एग्जांपल है
विकास दिव्य कीर्ति सर का नाम सुना होगा आपने। दिव्य कीर्ति, उनकी कहानी है एक, उनकी कहानी यह है कि उनकी फैमिली ने एक बार डिसाइड किया था कि हम अपने नामों के साथ जो सरनेम लगाते हैं उसमें कास्ट को नहीं ढोएंगे। जो दिव्य कीर्ति टर्म है ना, ये किसी कास्ट का द्योतक नहीं है। तो उस फैमिली ने 30, 20, 50 साल पहले डिसाइड कर लिया था कि हम अपनी कास्ट को नहीं ढोएंगे। कास्ट को न ढोने का डिसीजन जो 30 साल या 50 साल पहले लिया गया, आज उसका परिणाम हम और तुम सब देख रहे हैं। भारत में दिव्य कीर्ति नाम का एक आदमी है जो अपनी अलग रेपुटेशन बनाए हुए। तो ये कैसे आया? क्योंकि उनकी फैमिली ने सोशल प्रेशर में काम नहीं किया। गुप्ता जी का बेटा गुप्ता जी होगा, इस बात के प्रेशर में दिव्य कीर्ति सर के पिताजी नहीं आए, है ना। त्रिपाठी का बेटा त्रिपाठी होगा, और चौरसिया का बेटा चौरसिया, द्विवेदी का बेटा द्विवेदी। इस प्रेशर में वो नहीं आए, इसीलिए महान फैमिलीज बनती है ना। तो फैमिलीज ज्यादातर फेल हो जाती हैं कि किन वैल्यूज को प्रमोट करना चाहिए और किन को नहीं। जो फैमिलीज रिकॉग्नाइज कर लेती हैं कि ये वैल्यूज इलॉजिकल हैं, इरेशनल हैं, अनजस्ट हैं, वो फैमिलीज आगे चलकर कुछ अच्छा कर पाती हैं और वही सोसाइटी में उदाहरण बन पाती। तो हमने सीखा एक और वैल्यू की लिमिटेशन क्या है कि रिकॉग्नाइज करना भूल जाती हैं कि क्या प्रीच करना चाहिए और क्या नहीं। ज्यादातर फैमिली इस मामले में फेल हो जाती है। तीसरा, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर एंड रोल्स। अभी जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें फैमिली का स्ट्रक्चर और रोल दोनों बदल रहा है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर ही होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, और रोल होता था ज्यादातर क्या, प्रोडक्शन प्लस कंजप्शन दोनों, और वैल्यू इनकलकेशन। ये 3 मेजर रोल होते थे ट्रेडिशनल सोसाइटी में। लेकिन अब जो मॉडर्न सोसाइटी आ रही है, पहली बात तो ये न्यूक्लियर बन गई। जॉइंट से कहां चली गई, न्यूक्लियर फैमिली है। मतलब मम्मी पापा और बच्चे, कोई दादा नहीं, कोई चाचा नहीं, कोई ताऊ नहीं, ये 4 लोगों का परिवार है। मम्मी पापा, 2 हम और हमारे 2, हम 2 हमारे 2, इस कंसेप्ट पे फैमिली चल रही है। तो आपने देखा कि स्ट्रक्चर बदल गया ना। दूसरा जो रोल रहता था ट्रेडिशनल फैमिली में कि फैमिली खुद प्रोड्यूस करती थी और खुद खाती थी। मतलब एक्सचेंज, वाटर क्या बोलते हैं उसको, वाटर सिस्टम होता है। मतलब बदले में तू मुझे मक्का दे दे, मैं तुझे गेहूं दे दूंगा। ऐसा ही होता था ना ट्रेडिशनल फैमिलीज में। 1950 के आसपास आप देखोगे ऐसा इंडियन सोसाइटी में अक्सर चलता था कि मैंने मक्का उगाई है, तुमने गेहूं उगाया है, तुम मुझे गेहूं दे दो, मैं तुम्हें मक्का दे देता हूँ। तुम जूते उगा रहे, जूते पैदा कर रहे हो, तुम जूते 1 किलो गेहूं ले ले भाई, जूते दे। अरे आज भी चले जाओ गाँव में, अनाज से सब्जी मिल जाती है, अनाज से सब्जी मिल जाती है। तो ये क्या होता था, फैमिली पहले कंजप्शन भी करती थी और प्रोडक्शन भी करती थी। लेकिन आज जो फैमिली है वो कंजप्शन ओरिएंटेड हो गई है, पैदा करने से उसे मतलब ही नहीं है। शहरों के बच्चों को पता नहीं गेहूं जड़ में आता है कि ऊपर बाल में आता है। ये क्यों है? क्योंकि फैमिली का मेजर रोल क्या है, कंजप्शन। मैं से कई बच्चों को जानता हूं दिल्ली में रह के, जिन्हें नहीं पता कि गेहूं कहाँ लगता है, मतलब जमीन के अंदर या जमीन के बाहर, बाल में। बाली क्या चीज है उसे नहीं पता, आलू कहाँ उगता है उसे नहीं पता, उसे आलू खाना है बस। उसे चिप्स मिलना चाहिए 10 का एक पैकेट, उसे नहीं पता कि आलू पैदा कैसे हुआ। तो फैमिली अब क्या हो गई है, कंजप्शन ओरिएंटेड। इस फैमिली की जो वैल्यू सिस्टम होगा वो इससे अलग होगा कि नहीं होगा? भाई जो प्रोड्यूस करेगा वो लेबर की मेहनत करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन यहां रिस्पेक्ट कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही वैल्यू इनकलकेशन फैमिली का प्रायर रोल रहता था, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे नहीं उस समय, ट्रेनिंग सेंटर्स थे नहीं। तो फैमिली में ही आदमी सीखता था। लोहार का बेटा लोहार बनता था, कोई ट्रेनिंग लेने जाता था ITI में? नहीं जाता था ना। लोहार का बेटा लोहार कैसे बनता था? अपने ही फैमिली में पापा को दादा को देख रहा होता था, सालों तक काम करते हुए बन गया लोहार। सुनार का बेटा सुनार बन गया था, कैसे बनता था? कोई इंडस्ट्री थी क्या बाहर जाके, ट्रेनिंग सेंटर था क्या? कैमरे तो नहीं जाते थे, घर में ही देखते देखते सीख जाते थे। लेकिन आज स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आईआईटी, आईटीआई, आईआईएम, एम्स, कैम्ब्रिज चले जाओ, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, आईटीआई चले गए, बहुत से। तो स्पेशलाइजेशन हो गया है। तो आजकल की फैमिली का रोल और स्ट्रक्चर बदल रहा है, इसलिए भी हम फैमिली पर भरोसा नहीं कर सकते कि फैमिली वैल्यू इनकलकेशन के लिए एडिक्वेट सोर्स है। ठीक है, अभी अपन ने एक सेक्टर कवर किया है, वो है सोसाइटी, फैमिली। फैमिली का हमने पहले सीखा रोल क्या है इन वैल्यू इनकलकेशन में, और फिर सीखा उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर सीखा उसका लिमिटेशन क्या है। आज का घंटा इसी में चला गया। अभी हमारे पास 2 लेक्चर और रहेंगे शायद, उसमें हम सोसाइटी, उसके बाद फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन दोनों को सीखेंगे। अभी 2 लेक्चर और लगेंगे। थोड़ा सा धीमे पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरी उम्मीद ये है, मेरी कोशिश ये है कि आपको वैसे समझाया जाए जैसे चीजों को समझना है, ना कि वैसे जैसे ट्रेडिशनल तरीके से सिलेबस कंप्लीट करने के नाम पे खत्म कर दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच।